कभी आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह उठते ही बुरी खबरें आने लगती हैं। अरे रुपया गिर गया, पेट्रोल फिर से महंगा हो गया और म्यूचुअल फंड की वैल्यू थोड़ी सी और कम हो गई। आप सोचते हैं भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। असल में जो असली कहानी है ना, वो दुनिया के दूसरे कोने में यानी जापान में चल रही है, और उसका सीधा असर हमारी जेब पर हो रहा है। तो सवाल यही उठता है कि हमारी ईएमआई और जापान का आखिर कनेक्शन क्या है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी का सीधा लिंक हमारी बचत से है। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक नंबर आप अपने दिमाग में रख लें। 1.1 ट्रिलियन डॉलर, ये वो रकम है जो जापान ने अमेरिका को उधार दे रखी है। जी हाँ, चीन से भी ज्यादा। कह सकते हैं कि जापान आज अमेरिका का सबसे बड़ा साहूकार है, और यही वो धागा है जो इस पूरी कहानी को आपस में जोड़ेगा। तो जापान की समस्या आखिर हमारी कैसे बन गई? इसके लिए हमें एक टाइम मशीन में बैठना होगा और चलना होगा 30 साल पीछे, एक ऐसे दौर में जब जापान की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े संकट में फंसकर रह गई थी। देखिए, 80 के दशक में जापान का दुनिया में डंका बजता था। वो दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी थी। लेकिन 1990 में ये जो बुलबुला था, ये फूटा और सब कुछ बिखर गया। इसके बाद शुरू हुआ 30 साल का एक लंबा संघर्ष। कीमतें गिरने लगी, ब्याज दरें शून्य हो गईं, मतलब एक लंबी आर्थिक नींद। और फिर 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने जापान को जगा दिया। महंगाई वापस आ गई। आप जरा सोच कर देखिए कि ये कितना बड़ा बुलबुला था। ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत थी। उस वक्त बैंक बिना सोचे समझे लोन बांट रहे थे और जमीन की कीमतें तो जैसे आसमान छू रही थी। और फिर जैसा हर बुलबुले का हश्र होता है, 1990 में ये भी धड़ाम से फूट गया। तो बुलबुला फूटने के बाद जापान में आया डिफ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई का ठीक उल्टा है। इसमें कीमतें गिरने लगती हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन सोचिए अगर आपको ये पता हो कि जो टीवी आज 50,000 का है वो अगले महीने 45,000 का हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। और जब सब लोग इंतजार करने लगते हैं तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है। जापान इसी चक्कर में 15 साल तक फंसा रहा। अब इस मुश्किल से निकलने के लिए जापान की सरकार ने बेहिसाब कर्ज लिया। कितना? आज उनका कर्ज उनकी पूरी अर्थव्यवस्था के साइज का 260% है। मतलब यूं समझे कि अगर आपकी सालाना कमाई 1 लाख है तो आपके ऊपर 26 लाख का कर्ज है। सोचिए ये कितनी खतरनाक सिचुएशन है। अब सवाल ये है कि सरकारें ये कर्ज लेती कैसे हैं? वो बॉन्ड्स जारी करती हैं। ये एक तरह का वादा है कि अगर आप आज सरकार को पैसा देंगे तो वो आपको भविष्य में ब्याज के साथ वापस करेगी। पूरी दुनिया में सरकारें ऐसा ही करती हैं। अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी नियम। इसे तो गांठ बांध लीजिए। बॉन्ड की कीमत और उस पर मिलने वाला रिटर्न, जिसे यील्ड कहते हैं, हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं। सोचिए एक बॉन्ड 100 रुपए का है और 5 रुपए का ब्याज देता है। अगर उसकी कीमत गिरकर 90 रुपए हो जाए तो भी ब्याज तो 5 रुपए ही मिलेगा, यानी नए खरीदार के लिए रिटर्न बढ़ गया। बस ये याद रखिए, कीमत नीचे तो रिटर्न ऊपर। ये नियम आगे बहुत काम आने वाला है। जापान की इस जीरो ब्याज दर वाली पॉलिसी ने अनजाने में ही एक ग्लोबल मनी मशीन बना दी थी, जो दशकों तक दुनिया में पैसा पंप करती रही। लेकिन अब वो मशीन टूट चुकी है, और मजे की बात यह है कि वो अब उल्टा चल रही है। इस मशीन का नाम था येन कैरी ट्रेड, और इसका खेल बहुत ही आसान था। जापान में लगभग मुफ्त में पैसा उधार लो, क्योंकि ब्याज दरें तो शून्य थी, और उसे अमेरिका में जाकर निवेश कर दो, जहां ब्याज दरें ज्यादा थी, और बीच का जो अंतर है वो आपका मुनाफा। ये देखिए कितना आसान सा खेल था ये। बड़े बड़े बैंक और फंड्स जापान से लगभग मुफ्त में पैसा उठाते थे और उसे अमेरिका में लगा देते थे, जहां ज्यादा रिटर्न मिलता था। और बीच का जो 4.4% का मार्जिन था वो सीधा उनकी जेब में जाता था, बिना कोई मेहनत, बिना कोई रिस्क। और इसी फ्री मनी ने सालों तक दुनिया के बाजारों को चलाए रखा। लेकिन 30 साल बाद अब खेल बदल गया है। 2022 में कोविड और युद्ध के असर से जापान में वो चीज वापस आ गई जिसे वो शायद भूल ही चुके थे, महंगाई। अब सोचकर देखिए, एक देश जो 30 साल से सो रहा था, उसके लिए ये एक आर्थिक भूकंप से कम नहीं था। तो अब जापान अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है, और वो जो ग्लोबल मनी मशीन थी अब वो उल्टा घूम रही है। जो पैसा जापान से बाहर गया था अब वो वापस अपने घर आ रहा है। और बस यहीं से ये कहानी पूरी दुनिया घूमकर सीधे भारत में हमारी और आपकी जेब तक पहुंचती है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। सबसे पहले जापानी निवेशक अमेरिकी बॉन्ड बेचना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है? अमेरिकी बॉन्ड का रिटर्न बढ़ जाता है। फिर ज्यादा रिटर्न की वजह से डॉलर मजबूत होता है, और मजबूत डॉलर के सामने हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। और इसका आखिरी असर, कमजोर रुपये से पेट्रोल से लेकर मोबाइल फोन तक हर विदेशी सामान महंगा हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बढ़ती महंगाई। इसका मतलब है हमारे होम लोन और कार लोन की ईएमआई बढ़ने का खतरा। और अगर अमेरिकी इकोनॉमी धीमी पड़ती है तो हमारे आईटी सेक्टर की नौकरियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जापान या हमारी ईएमआई की ही नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि हम एक ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसा बदलाव जहां पैसे के मायने ही बदल सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक गाड़ी का इंजन इतना पुराना हो गया है कि उसे अब ठीक नहीं किया जा सकता, उसे बदलना ही पड़ेगा। हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का भी कुछ ऐसे ही हाल है। देश कर्ज में डूबे हुए हैं, सेंट्रल बैंक अब खुद को ही उधार दे रहे हैं। ये सिस्टम अब सर्विसिंग से ठीक नहीं होने वाला, इसे रीसेट ही करना पड़ेगा। और इस रीसेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC। पर यह बिटकॉइन जैसा नहीं है, ये सरकार द्वारा नियंत्रित डिजिटल रुपया या डिजिटल डॉलर है।
सरकारों के लिए ये अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। तो आगे होगा क्या? देखिए, मोटे तौर पर 3 संभावनाएं हैं। सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा संभावित है सॉफ्ट लैंडिंग, यानी सब कुछ धीरे धीरे संभल जाएगा। दूसरी संभावना है एक तेज झटका, जहां बाजारों में 15 से 20% की गिरावट आ सकती है। और तीसरी, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, वो है एक पूरा फाइनेंशियल संकट जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। जापान का ये संकट सिर्फ एक देश के कर्ज की कहानी नहीं है, ये उस पूरे वित्तीय ढांचे में पहली बड़ी दरार है जिसके अंदर हम सब रहते हैं। और जब ये ढांचा बदलेगा तो सवाल ये नहीं होगा कि क्या होगा, बल्कि सवाल ये होगा कि इस नए डिजिटल युग में पैसे के नए नियम कौन लिखेगा, अमेरिका, चीन या कोई और? यही आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है।